कार बच्चों, चलिए लेकर हम आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आज का हमारा जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओलिगो हाइड्रोमनियस। कल हमने पढ़ा था हाइड्रोमनियस, जिसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियस। आज हम पढ़ेंगे ओलिगो। ओलिगो मतलब होता है कम, और कल पढ़े थे हमने ज़्यादा। ठीक है, 2000 ml से ज़्यादा अगर एमनियोटिक फ्लूइड अगर यूट्राइन कैविटी में फुलफिल रहता है, वो होता है हमारा पॉलीहाइड्रोमनियस। और अगर 100 ml से लेस होता है या लिटरली एब्सेंट होता है, वो कंडीशन कहलाती है ओलिगोहाइड्रोमनियस। देखते हैं, दैट इज द कंडीशन लिक्वर एमनी is deficient, extent of 100 ml or maybe literally absent. Sonographic diagnosis is made when amniotic fluid index is 5 centimeter or less. बताया जा रहा है कि सोनोग्राफिक डायग्नोसिस करने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेंथ बताया गया 5 सेंटीमीटर अथवा उससे लेस, अगर इतना कम फ्लूइड, इतने कम सेंटीमीटर के अमाउंट में अगर फुलफिल है, तो वो ओलिगोहाइड्रोमनियस में जाती है वुमेन्स। देन इसके बाद हम कॉजेज बताया जा रहा है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो अनडिटेक्टेड प्रेगनेंसी रेंज ऑफ मोशंस, प्रोम जिसको बोलते हैं। समटाइम पेशेंट कंफ्यूज लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड विद एन रिलीज वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यू टू प्रेगनेंसी शुड बी कंफर्म बाय अल्ट्रासाउंड गॉड और फेन टेस्ट। देखिए, पेशेंट कंफ्यूज होता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड लीक होता रहता है वेजाइनल डिस्चार्ज के प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू या तो फैन टेस्ट के थ्रू क्या करती है, टेस्ट करवाती है। ठीक है, कि ये डिस्चार्ज क्यों हो रहा है। सीवियर फीटल ग्रोथ, अब ये कॉजेज हो सकते हैं, या तो उसको देखिए लॉन्ग टाइम तक अगर उसको डिस्चार्ज हो रहा है, लीकिंग हो रही है, तो एमनियोटिक फ्लूइड ओबियसली बात है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन इसके बाद सीवियर फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, अगर बच्चे का प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मैटरनल डिसीज कोई है, मान लीजिए कि क्रोनिक हाइपरटेंशन, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या सीवियर प्री इक्लैम्सिया, क्रोनिक रीनल डिसीज है, तो भी क्या होता है, बच्चे के ग्रोथ रिटार्डेशन की वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होता है। देन फीटल कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, फीटल को एट बर्थ ही कोई कॉन्जेनाइटली कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, जैसे कि रीनल एनोमलीज या रीनल एजेंसीज, या तो फिर एजिनेसिस या थ्रू ऑब्स्ट्रक्शन, मल्टीसिस्टिक किडनीज, स्केलेटल डिस्प्लेजिया, कॉन्जेनाइटल हार्ट ब्लॉक। अगर ऐसे ये रीज़न देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो गया हो। डायग्नोज करेंगे, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। यूट्राइन साइज स्मॉल, पीरियड ऑफ एमनोरिया, लेस फीटल मूवमेंट्स, माल प्रेजेंटेशन, एवनेस IUGR। यूट्राइन साइज देखते हैं, पीरियड ऑफ एमनोरिया देखते हैं, अब्सेंस ऑफ जो कि मैस्ट्रेशन, अगर डायग्नोज करने के टाइम पे ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या तैयार होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या बन सकता है, तो मे लीड टू अबॉर्शन, डिफॉर्मिटीज़, इंट्रा एमनियोटिक एडहेशंस, कंप्रेशन, फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, कॉर्ड कंप्रेशन। ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे। कंसिस्ट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज द प्रोम बिफोर, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर रेंज ऑफ मोशन प्रोम है, अगर ऐसा डिटेक्ट ये साइन अगर देख रहे हो, प्रोम किसको हम बोलते हैं, ऐसा साइन जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, लीकेज होता रहता है वेजाइनल डिस्चार्ज। 20 वीक आपकी प्रेगनेंसी में लैटरल कॉन्जेनाइटल एनोमलीज या पेशेंट्स नियर टर्म वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी विच एक्सटेंसिव फीटल मॉनिटरिंग डन टिल एडिक्वेट लंग मैच्योरिटी अचीव सो दैट द फीटस सर्वाइव एक्स यूट्रो। बच्चे को प्रॉपर तरीके से अगर सर्वाइव करवाना है, तो यूट्रस के बाहर या तो वो बच्चा सब प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर नहीं पाएगा बच्चे को, या तो फिर हम कम्प्लीटली क्या करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाते हैं। अगर प्रोम जैसी साइन देखने को मिलता है, अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी में कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज अगर देखने को मिलती है, तो फिर क्या करवाते हैं, MTP करवा देते हैं। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा देते हैं, टोटली टर्मिनेट करवा देते हैं, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन मदर को भी ना हो बच्चे के साथ साथ। तो समझ में आया ओलिगोहाइड्रोमनियस क्या होता है। जब 100 ml एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल उससे कम होता है, 200 to 100 ml से लेस होता है, वो जाता है किसमें, ओलिगोहाइड्रोमनियस की कंडीशन में। अब क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किसकी वजह से, क्या कॉजेज बन सकते हैं, क्या रीजन बन सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट RH इनकम्पेटिबिलिटी। आपने सुना होगा कई बार, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो BSc नर्सिंग फाइनल ईयर में जो बच्चे अभी मेन एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट क्लास है ये। तो आपने सुना होगा RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH फैक्टर का क्या रोल होता है, थोड़ा सा बात हम आपको बताएंगे। RH एक ऐसा वो होता है, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसमें बॉडी क्या करती है, इम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ताकि बच्चे को में एक किसी भी इंडिविजुअल पर्सनस को किसी नेक्स्ट पर, जैसे कि RH पॉजिटिव, RH निगेटिव, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। तो यह एक प्रकार का इम्यूनाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसमें इम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, इंजेक्शन ऑफ एंटीजन, इंडिविजुअल
Same species process first one lacks RH antibodies develop when RH positive cells enter the circulation of RH virgin persons due to mismatches, transfusion, obstetrical, feto-maternal hemorrhage during abortion, childbirth. ये रीजन क्रिएट कर, देखिए अगर कोई मदर मान लीजिए कि RH निगेटिव है या RH पॉजिटिव, अगर हस्बैंड है, तो अगर RH वर्जन का अगर कोई भी पर्सन्स निगेटिव या पॉजिटिव वाले पर्सन्स के साथ में मेल होता है, तो इस तरह में क्या होता है, ऑब्स्टेटिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि फीटस में, फीटल और मैटरनल में हेमोरेज की कंडीशन बन सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, चाइल्ड बर्थ, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब बच्चे का और मदर का यहाँ पे RH फैक्टर अगर वर्क नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। एंटीपार्टम हेमोरेज वर्जन, एमनियोसेंटेसिस एक्सेट्रा, ये सारे रीज़न हम वहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से मतलब बच्चा सर्वाइव करेगा, क्या क्या चीज़ें बन सकती है वहाँ पे अगर RH एंटीबॉडीज इनकम्पेटिबिलिटी अगर देखने को मिलती है। देन इसके बाद ट्रांसफर ऑफ फीटल आरबीसी, फीटल कैसे ट्रांसफर करेंगे फीटल आरबीसी, दी मदर रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज RH फैक्टर विच एन फर्स्ट एक्सपोजर begin to show up in her serum few days event, usually delivery since the production of antibodies take time. The first RH incompatible fetus usually scab disease unless the mother has been sensitized earlier. RH incompatibility blood transfusion diagnose करेंगे. There is no generally accepted method for diagnosis ABO. ABO incompatibility pregnancy history taking may be relevant. ABO RH incompatibility include the history, previous blood transfusion करेंगे, येलो बेबी या बेबी मीडिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फोटोथेरेपी, अगर बेबी येलो अगर मान लीजिए कलर है बेबी का, तो उस समय पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या उसकी हिस्ट्री लेंगे, फोटोथेरेपी देंगे, जॉन्डिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में, ये सारी डायग्नोसिस करेंगे वहाँ पे। स्टिल बर्थ हिस्ट्री लेंगे, नियोनेटल डेथ अगर होता है किस वजह से हुआ है ये भी हिस्ट्री लेना है हमको। देन इसके बाद आप हिस्ट्री ऑफ टेकिंग लेंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी आफ्टर प्रीवियस डिलीवरी और अबॉर्शन। इसमें से आपको हम बता दें गैम, ये हम अभी आपको फुल फॉर्म जो कि आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, गैम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि जो बच्चे अभी वॉच कर रहे हैं, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, आप इसका कमेंट्स बॉक्स में हमको इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हिस्ट्री टेकिंग RHO आफ्टर प्रीवियस डिलीवरी और अबॉर्शन, क्या हिस्ट्री हम लेंगे, गैम क्या होता है आफ्टर प्रीवियस डिलीवरी के टाइम पर, आप इसको बताओ। 5 मिनट के अंदर आप इसका रिस्पॉन्स दो, अगर नहीं आता तो मैं आपको फिर इसका रिस्पॉन्स बताऊंगी। अभी तक किसी भी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं है, मैं आपको बता दूं कि गैम क्या होता है। RH गैम ये एक प्रकार का स्टेलाइज सॉल्यूशन होता है जो कि अबॉर्शन के टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है। देखिए ये डिलीवरी के टाइम पर प्रीवियस हिस्ट्री टेकिंग RH गैम इसलिए देखा जाता है जब डिलीवरी अथवा अबॉर्शन हो, तो उस टाइम पर अगर RH पॉजिटिव अगर मदर्स है तो RH नेगेटिव वाले बच्चे को कैसे उससे प्रिवेंट किया जाता है, तो ये स्टेलाइज सॉल्यूशन का यूज़ करके उससे हम क्या करते हैं, डिलीवरी अथवा अबॉर्शन के टाइम पे इसके थ्रू RH, इसको रॉड इम्यूनोग्लोबुलिन हार्मोन्स बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ह्यूमन बोला जाता है, RH गैम जिसको हम बोलते हैं, और यह एक प्रकार का स्टेरलाइज सॉल्यूशन होता है। आपको ये भी बता दें RH गैम जो कि क्या किसमें यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अभी इसके पहले वाली मतलब क्वेश्चन में मैंने आपको बताया प्रोम, तो किसी भी बच्चे का कमेंट्स नहीं आया, मैंने बोला आपको प्रेगनेंसी ऑफ रेंज ऑफ मोशन, तो ये प्रेगनेंसी ऑफ रेंज ऑफ मोशन नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये है क्या, इसको आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसका नाम फुल फॉर्म आपको मैंने बताया था इसके पहले वाली क्लास में कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मैंने अभी प्रेगनेंसी रेंज ऑफ मोशन बोला तो किसी भी बच्चे का कमेंट्स नहीं आया कि मैडम आपने इसका फुल फॉर्म सही बताया है कि गलत बताया है, लेकिन अगर मुझे याद आता है तो मुझे ही रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए ताकि कहीं भी अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो हम भी उस चीज़ों को क्या कर सकें, दोबारा से रिपीट कर सकें। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है प्रोम का, इसका ध्यान रखिएगा, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो अनडिटेक्टेड, जब सही टाइम पर डिटेक्ट नहीं हो पाता है कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर तो नहीं हो गई है, प्री मैच्योर तो नहीं है, अगर मैच्योर नहीं होगी तो वो अर्ली क्या होती है, रप्चर हो जाती है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पे फुल फॉर्म या कहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रॉन्ग हो रही, तो आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है ताकि वो चीज़ें हमें भी रिमाइंड हो सके। देखिए इतना सारा सिलेबस होता है, कभी कभी क्या होता है माइंड से अगर चीज़ें निकल जाती हैं तो आपको वहाँ पर तुरंत बताना है उस चीज़ को।
ठीक है। और गलत आपको वॉच नहीं करना है, प्लस अगर गलत हो रहा है तो आप उसको नेक्स्ट क्लास में आप ज़रूर उसको कमेंट्स करके बता दीजिए, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में ईजिली, ताकि दोबारा से हम रिपीट कर सके तो किसी भी बच्चे का गलत ना हो। चलिए, प्रेग्नेंट वुमन इज द फाउंड इन द RH नेगेटिव, हर हस्बैंड इन द RH स्टेटस शुड बी। देखिए, बताया भी गया है कि अगर हम गैम आफ्टर प्रीवर डिलीवरी अथवा अबॉर्शन के टाइम पे हिस्ट्री हमको लेना है, ताकि प्रेग्नेंट जो वुमेन्स है अगर RH नेगेटिव और RH हस्बैंड अगर उसके हैं तो शुड बी RH नेगेटिव बेबीज विच RH नेगेटिव बेबी कैन नॉट बी डिटेक्टेड फर्दर नीड टू डन। तो आपको देखना है कि बच्चा RH नेगेटिव या पॉजिटिव है और मदर अगर पॉजिटिव है तो दोनों का कैसे ही उसको रोकना है, तो हमको RO गैम का यूज़ करना है। देन इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, कूम टेस्ट करते हैं। आपको हम बता दें RH एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कूम्स टेस्ट किया जाता है। ठीक है। ए वुमेन हु इज RH नेगेटिव विथ नेगेटिव इंडायरेक्ट कूम टेस्ट। अब ये टेस्ट कैसे डन किया जाता है, टेस्ट रिपीटेड एवरी 4 वीक अप टू 28 वीक। 4 वीक तक, मतलब 4 वीक बताया जाता है, 1 वीक नहीं, पूरा 4 वीक तक क्या रहता है, 28 वीक तक कूम टेस्ट किया जाता है। इंक्रीजिंग फीटस RH पॉजिटिव ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे, RH इफ द कूम टेस्ट निगेटिव एट 28 वीक डेज ऑफ RH इम्यूनोग्लोबुलिन RO गैम। देखिए, RO गैम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कूम टेस्ट किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। मदर प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज इवन एंटीपार्टम हेमोरेज आर ड्यूरिंग इंट्रापार्टम पीरियड। मतलब वो प्रिवेंट करता है। देखिए, RH फैक्टर का स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हेमोरेज करने में रिस्पॉन्सिबल करता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कूम टेस्ट करते हैं और RH RO गैम स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं, जो मदर में एंटीबॉडीज, जो RH फैक्टर के एंटीबॉडीज बनते हैं उसके डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और डोज देते हैं 300 म्यूजी ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेवलपिंग एंटीबॉडीज अप्रॉक्सीमेटली 12 वीक तक। ठीक है। RH नेगेटिव मदर्स आर गिवन 300 म्यूजी RHO गैम आफ्टर डिलीवरी विद इन 72 आवर्स, बेबीज RH पॉजिटिव। RH negative mother who have ectopic pregnancies and evacuation of hydrity from moles should also receive anti-D gamma globulin। RH निगेटिव अगर कोई मदर्स है और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, उसको इवैक्यूएट करके हाइड्रेटी फॉर्म मोल्स अगर है, तो एंटी-D गामा जो गामा ग्लोबुलिन जो होता है आपका, मैंने गैम जो बताया, एंटी-D गामा ग्लोबुलिन उसको इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि मदर्स को और बच्चे को कोई भी इफेक्ट ना हो। और एंटीबॉडीज डिसअपियर फ्रॉम मैटर। और ये कब देते हैं, जैसे ही अगर डिलीवरी होने वाली हो तो 72 आवर्स के अंदर अंदर में क्या करना है मदर्स को, ये आपको जो इम्यूनाइजेशन है उसको लगाना है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि RH निगेटिव के टाइम पे ऐसा कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो एंटी-D गामा इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। ठीक है। द एंटीबॉडी डिसअपियर फ्रॉम मैटरनल ब्लड विद इन 6 आवर्स फॉलोइंग एन इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्टर ऑफ RO गैम। ये एंटीबॉडीज डिसअपियर कब हो जाता है, जब मैटरनल ब्लड में विद इन 6 आवर्स तक के लिए इंट्रामस्कुलरी हम देते हैं RO गैम। ठीक है। RO गैम जो क्या होता है, रॉड ग्लोबुलिन ह्यूमंस जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो दिया जाता है 6 आवरली तक, उसको डिसअपियर करता है किसके, मैटरनल ब्लड में एंटीबॉडीज़ को। तो समझ में आ गया होगा आपको कि RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है। एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, एक इम्यूनाइजेशन रिएक्शन होता है जो कि बॉडीज़ में क्या करता है, RH पॉजिटिव या निगेटिव होता है तो उसमें हेमोरेज, ब्लीडिंग, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे चांसेस क्रिएट करता है, जिससे क्या कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन का यूज़ करके और इम्यूनोग्लोबुलिन्स वैक्सीन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, जिससे मदर्स को और बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए यूज किया जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। अब आपको पता है इरिथ्रोसाइट आपने पढ़ा होगा, एक होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब होता है, इरिथ्रोसाइट मतलब होता है RBC का फॉर्मेशन होना। ठीक है। देखिए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास अभी मिस हो गई। इसके पहले हमने जो दिया था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा हाउ विल मैनेज RH निगेटिव आइसोइम्यूनाइज। कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि कोई RH निगेटिव है, उसको आइसोइम्यूनाइज पेशेंट्स है, तो उसको कैसे मैनेज करोगे, तो सबसे पहले आपको कूम टेस्ट करना है 12 वीक की प्रेगनेंसी में, रिपीट करना है उसको 28 से 36 वीक में, सेंसिटाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट करना है आपको, प्रीमी ग्रेविड अगर मदर है तो उसका हस्बैंड का ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है, एंटी-D वैक्सीन उसको इम्यूनाइज कराना है 28 वीक की। देखिए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास कंटिन्यू थी, लेकिन आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो आप इसको आगे देख सकते हैं। मैं अभी इसके पहले क्लास ले चुकी हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ अभी।
फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ, 28 वीक की प्रेगनेंसी में आपको क्या करना है, स्क्रीन टेस्ट करना है, देन इसके बाद एनटीडी आपको 300 mg तक उसको देना है, ठीक है। फिर विद इन 72 आवर्स डिलीवरी का अगर बचा हुआ है, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है उसको तो फिर अप टू आप 4 डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी 4 वीक तक आप उसको दे सकते हैं एनटीडी वैक्सीन। समझ में आया, ताकि किसी प्रकार के हेमोरेजिक कंडीशन मैटरनल के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा अभी कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है आरएच नेगेटिव मदर से तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन वहाँ देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट कॉज बताया गया है कि नॉर्मल बेबी अगर है, डेवलप माइल्ड जॉन्डिस अगर है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है। नॉर्मल बेबी डेवलप रैपिड जॉन्डिस है तो एक्सेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। बेबी हाइड्रोस एनीमिया या प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है तो इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होने के स्टिल बॉर्न बेबी भी अगर जन्म लेता है तो क्या मैनेजमेंट आपको करना है। तो पहला बताया गया है कैपेबिलिटी अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या करता है, क्रॉस करता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके क्या कॉज करेगा, कर्निक टेरस वारंट प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। कर्निक टेरस क्या होता है, एक प्रकार की ज्वाइंटिस की कंडीशन होती है जब बिलीरुबिन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ब्लड ब्रेन को क्रॉस करके जाकर क्या करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और ब्रेन के पार्ट को डैमेज कर देता है। इतना ज़्यादा ज्वाइंटिस बढ़ जाता है बेबी के अंदर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कर्निक टेरस वारंट्स प्रॉम्प्ट। कैसे मैनेजमेंट आप करोगे इसके लिए, तो डिपेंड ऑन लेवल, बिलीरुबिन का लेवल क्या करोगे, मॉर्बिडिटीज लाइक बर्थ एस्पेक्सिया सेप्सिस, स्टेट ब्लड ब्रेन बैरियर को आप देखोगे, फोटोथेरेपी करोगे, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, 2 मेन मॉडलिटीज, कॉर्ड स्टम्प्स मेंटेन सच अम्बलाइकल कैथेटराइजेशन, अफेक्टेड बेबी सीरम बिलीरुबिन का लेवल मॉनिटर करोगे 6 to 12 आवर्स, राइज ऑफ बिलीरुबिन, प्रोफिलैक्टिक फोटोथेरेपी आपको करना है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, बिलीरुबिन का लेवल एक्सचेंज करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको आरएच नेगेटिव होल ब्लड फॉर्म सेंसिटाइज्ड डोनर विथ सेम ब्लड एबीओ ग्रुपिंग एंटीबॉडीज जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, दैट बेबी अदरवाइज शुड बी ग्रुप ओ, इट इज क्रॉस मैस मदर सीरम्स, इट मे बी फ्रेशली कलेक्टेड अमाउंट 180 ml पर केजी बॉडी वेट, ट्रांसफ्यूजन डन प्रेफरेबली थ्रू अम्बलाइकल वेन। तो ये कंडीशन आपको किस तरह से मैनेज करना है। अगर किसी भी बच्चे में अगर आरएच नेगेटिव मदर से और उसके अंडर आरएच इनकम्पेटेबिलिटी देखने को मिलती है तो क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहला कंडीशन बताया गया है कि बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो अगर माइल्ड है तो क्या कंडीशन करना है आपको, रैपिड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, अगर इससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो बर्थ एस्पेक्सिया ऐसी सीवियर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कर्निक टेरस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो क्या क्या आपको मैनेजमेंट करना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे आप उसको मैनेजमेंट करोगे अगर किसी भी बच्चे में जॉइंटिस का सीवियर केस देखने को मिलता है। और इतना सीवियर केस जो कि जाके कर्निक टेरस मतलब क्या होता है, ब्रेन सिस्टम को अफेक्ट कर देता है टोटली। कभी कभी इतनी कंडीशन सीवियर हो जाती है कि पूरे ब्रेन सिस्टम को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या डिप्रेशन होता है, तो आपको बता दें वुमेन्स रिकरेंट, सेकंड क्वेश्चन एंजाइटी डिसऑर्डर, और थर्ड क्वेश्चन आपका है साइकोटिक डिसऑर्डर। अब डिप्रेशन क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो वुमेन्स रिकरेंट मेजर डिप्रेशन हु हैव बीन मेंटेन्ड एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन बिफोर कॉन्सेप्शन। अगर किसी भी वुमेन्स को प्रेगनेंसी के पहले अगर ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो उसको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आप दे सकते हो बिफोर कॉन्सेप्शन, ठीक है। स्पेशली हाई रिस्क रिलैक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, हाई रिस्क बन सकता है। दिस पेशेंट में समटाइम मिस ड्यूरिंग डायग्नोसिस। अनट्रीटेड डिप्रेशन मदर इंक्लूड्स रिस्क सेल्फ इंजुरीज, सुसाइडल बिहेवियर, inadequate self care, poor compliance, prenatal care. Also maternal depression itself में adverse effect develop fetus के अंदर adverse effect create कर सकता है। अगर ज़्यादा डिप्रेशन में अगर कोई भी वुमेन्स अगर जाती है, ट्रीटमेंट क्या देंगे, साइकोथेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, डिप्रेस प्रेग्नेंट वुमेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सीवियरिटी डिप्रेसिव सिम्टम्स, इंड्यूस रेमिशन एट ऑल पेशेंट्स, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आल्सो बेनिफिशियल। एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं, मेडिकेशन चॉइस ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फ्लोक्सिटिन फर्स्ट लाइन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। आपको हम बता दें सारी ड्रग्स नहीं दी जाती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे देते हैं, नहीं तो सीवियर अफेक्ट करता है मदर्स और बच्चे के अंदर। तो आपको बता दें कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटी डिप्रेसेंट फर्स्ट लाइन ड्रग्स दी जाती है वो है फ्लूक्सिटिन, नाम आपको याद रखना है। अदर ड्रग्स गिवन जैसे कि मोट्रिफ्लिन, डेसिप्रामिन, the dosing schedule simplified, one drugs instead two drugs, adequate medication doses must be given during pregnancy. Change in plasma volume as well as is increase in hepatic metabolism and drug clearance may significantly affect drug level.
इस तरह से क्या करना है, अगर किसी भी वुमेन्स को अगर डिप्रेशन हो रहा है तो कैसे आपको उसको मैनेजमेंट करना है, क्या ड्रग्स देना है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो बच्चे में जाकर क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर, फ्लक्चुएशन इन द reproductive hormones level, female life cycles throughout the responsible moderating anxiety, increased level of prolactin, oxytocin, cortisol. कार्टिसोल आपको सभी को मालूम है कि जो थायराइड ग्लैंड है उससे ये सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स होता है आपका कार्टिसोल हार्मोन्स, जो सप्रेशन स्ट्रेस रिस्पॉन्स दैट द अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो एंजाइटी को क्या करता है, थोड़ा कम करता है, जैसे कि प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन, कार्टिसोल हार्मोन्स। चाइल्ड बर्थ इज एन एक्सट्रीम ट्रोमैटिक स्ट्रेसर दैट कैन रिजल्ट पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है चाइल्ड बर्थ के बाद। ट्रोमैटिक जो स्ट्रेस है वो रिजल्ट ज़्यादातर किस में बनता है, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में क्रिएट होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट क्या देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पैनिक डिसऑर्डर फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करेंगे सबसे पहले, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, एंजियोलाइटिक ड्रग्स देंगे, एंटी पैनिक मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, पैनिक डिसऑर्डर सजस फ्लोक्सेटिन या ट्राईसाइक्लिक ड्रग्स देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं, ठीक है, ताकि मदर्स को किसी प्रकार का एंजाइटी ना हो। बेंजोडाइजिपिन देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद द इंक्रीज neonate toxicity syndrome like muscular hypotonia, failure to feed, impaired temperature regulation, apnea। तो बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स दिया जाता है किसके लिए, मदर्स के एंजाइटी को कम करने के लिए, जैसे मस्कुलर हाइपोटोनिया हो गया, सिंड्रोम्स, फेलर फीड, इम्पेयर्ड टेम्परेचर रेगुलेशन, अपनिया। तो ये ड्रग्स अगर देते हैं तो ये इंक्रीज कर सकता है नियोनेटल के अंदर। ध्यान रखिएगा, अगर ड्रग्स अगर कोई भी देते हैं हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर तो नियोनेटल टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकता है, और मस्कुलर हाइपोटेनिया मतलब मसल्स का जो टोन होता है उसको भी कम कर सकता है, फीडिंग को फेलर कर सकता है, इम्पेयर टेम्परेचर रेगुलेशन को इम्पेयर कर सकता है, और एपनिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स देने से। अब इसके बाद हम देखते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर। किसी भी मदर्स में अगर साइकोटिक डिसऑर्डर है तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, तो वुमेन विद साइकोटिक डिसऑर्डर आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेशन। देयर इज हाई रिस्क पोस्टपार्टम रिलैप्स नोन एज पोटेंशियल एपिसोड। साइकोटिक अगर किसी के अंदर डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो ये इंक्रीज करता है ऑब्स्टेटिक मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर हाई रिस्क क्रिएट कर सकता है, हाई कॉम्प्लिकेशन, पोस्टपार्टम रिलैप्सिंग हाई रिस्क क्रिएट कर सकता है। और ये एपिसोड अगर मदर्स क्या अटेम्प्ट कर सकती है, सुसाइडल अटेम्प्ट करने का भी उसके अंदर एपिसोडिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि साइकोटिक मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर। आपको हम बता दें कि जब मेंटल डिसऑर्डर होता है, जब किसी के माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होता है साइकोटिक डिसऑर्डर। और नियोनेटल रिस्क को भी क्या कर सकता है, कोई भी अगर आप ड्रग्स लेते हो मदर्स को अगर ट्रीट करने के लिए, तो फीटल और नियोनेटल को भी रिस्क क्रिएट कर सकता है ड्रग्स के एक्सपोजर को, ठीक है। ड्रग एक्सपोज कोई भी अगर साइकेट्रिक इलनेस में अगर कोई आप ट्रीटमेंट लेते हो तो बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है। तो कोई भी साइकेट्रिक इलनेस प्रेगनेंसी के टाइम पर ट्रीटेड नहीं किया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में बताया जा रहा है कि न्यूरोलेप्टिक आप साइकोसिस, ऑब्स्टेटिकल एंड मेडिकल इमरजेंसी में आप ले सकते हो जब अगर ज़्यादा सीवियर केसेस है तो कैरी रिस्क कॉन्जेनाइटल मॉल फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। हायर पोटेंसी एजेंट रिकमेंडेड ओवर लोअर पोटेंसी वंस, मतलब हायर पोटेंसी रिस्क बताया जा रहा है कि अगर कोई भी मदर्स साइकेट्रिक अगर ड्रग्स लेती है तो बच्चे में कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ देखने की कंडीशन बन सकती है। तो समझ में आया साइकोटिक डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन्यूमरेट द अफेक्ट एडोलसेंट प्रेगनेंसी ऑन मदर एंड बेबी। एडोलसेंट प्रेगनेंसी क्या होती है आपको बता दें, तो एडोलसेंट एज क्या होता है आपको बता दें कि जो 13 to 16 ईयर्स की जो एज ग्रुप होती है उसको हम एडोलसेंट एज ग्रुप बोलते हैं, टीन एज जिसको हम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, ये लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, एडोलसेंट आर टीन एज इज डिफाइंड प्रेगनेंसी इन वुमेन्स लेस देन 18 ईयर एज। जब कोई वुमेन्स प्रेगनेंसी 18 ईयर्स की एज से कम एज में प्रेगनेंसी कंसीव करती है, वो होता है आपका एडोलसेंस एज ग्रुप, जिसको हम टीन एज बोलते हैं। इंडिया मैरिज बिटवीन द एज ग्रुप जो बताया गया है, इंडिया का जो एज ग्रुप है 13 to 16 ईयर्स, रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्शन अर्ली एज में होता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया के नहीं मतलब रूरल एरिया का सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम बताई गई है। प्रेगनेंसी इन अर्ली टीनेज एसोसिएटेड विद एडवर्स इफेक्ट मैटरनल न्यूट्रिशन, बर्थ वेट एंड सर्वाइवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब मैटरनल न्यूट्रिशन में एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है इस तरह में। और इफेक्ट ऑन मदर में क्या इफेक्ट करता है इस एज ग्रुप में, अगर कोई भी मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो लोअर मैटरनल बॉडी वेट गेन होता है, लो प्रेगनेंसी वेट गेन होता है, हाइपर टेंशन होता है, चांसेस ऑफ सीपीडी
कार्डियक पल्मोनरी डिसीज होने के भी चांसेस होते हैं, जिसको हम COPD या CPD भी बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक पल्मोनरी डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, इनएडिक्वेट साइज ऑफ पेल्विस, प्रॉपर तरीके से जो पेल्विस की साइज होना चाहिए वो इनएडिक्वेट होता है, तो मदर में ये चांसेस बनते हैं। अगर कोई भी मदर टीन एज में प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन इसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑन बेबी। बेबी में क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो बेबी में कंडीशन देखने को मिलती है इंक्रीज चांसेस ऑफ प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, बर्थ एस्पेक्सिया, डिलीवरी प्रॉपर तरीके से ना हो पाना, एंटीनेटल चेकअप मस्ट, तो देयर शुड बी हाई रिस्क क्रिएट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मस्ट। तो एडोलसेंट प्रेगनेंसी के कॉजेस क्या क्या होते हैं, तो एक तो पहला होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अर्ली डेटिंग बिहेवियर, अनहेल्दी इन्वायरमेंट एट होम, स्ट्रेस, अर्ली चाइल्ड मैरिज, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, एडोलसेंट प्रेगनेंसी होने के कॉजेस ये बन सकते हैं। प्रिवेंशन क्या होगा, सेक्स एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रिस्क फैक्टर एंड हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एडोलसेंट्स अर्ली मैरिज या अर्ली एडोलसेंट प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एडोलसेंट्स प्रेगनेंसी क्या होती है, एडोलसेंट्स एज ग्रुप में कैसे लोग मतलब क्या एज ग्रुप होती है और इस एज ग्रुप में प्रेगनेंसी कंसीव करने के क्या इफेक्ट होते हैं, क्या रीज़न बनते हैं और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा। एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। वुमेन हैविंग फर्स्ट प्रेगनेंसी एबव 30 to 35 ईयर्स आर कॉल्ड एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा। दीज आर वो हैव कंसीव लॉन्ग आफ्टर मैरिज एट मोर रिस्क। बताया जा रहा है कि कोई भी वुमेन्स अगर एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी 30 to 35 ईयर्स में अगर कोई वुमेन्स प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसको हम बोलेंगे एल्डरली। तो हाई रिस्क बताया जा रहा है, आफ्टर मैरिज मोर रिस्क रहता है इस एज ग्रुप में प्रेगनेंसी कंसीव करना, उसको हम बोलते हैं एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा मतलब होता है पहली बार, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी को कंसीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रैंड मल्टीपैरा। इट इज़ द पॉइंट फॉर प्रेग्नेंट मदर हैज़ 4 और मोर वाइबल चिल्ड्रंस। जब कोई मदर्स एक से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती है और तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपैरा। क्या बोलेंगे, मल्टीपैरा। तो प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा आपने समझ में आ गया होगा आपको। तो ग्रैंड मल्टीपैरा मतलब होता है अप्लाइज वुमेन हु आर मोर टाइम्स, प्रेगनेंसी वो मोर टाइम्स कंसीव करती है, वुमेन हु हैज़ गिवन बर्थ 5 आर मोर टाइम इज कॉल्ड एज द मल्टीपैरा। आपको बता दें ये दो डिफ्रेंसिएशन होता है, एक होता है प्रीमी, एक होता है ग्रेविडा, एक होता है पैरा। तो प्रीमी पैरा क्या होता है, प्रीमी पैरा वो कंडीशन होती है जब मदर्स क्या होती है कि प्रेगनेंसी तो हो सकता है कि वो कंसीव कितनी टाइम भी की हो, लेकिन उसने लाइव और वायबिलिटी को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया हो, तो वो होता है प्रीमी पैरा। और प्रीमी ग्रेविडा क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी ही कंसीव करती है, उसको हम बोलते हैं प्रीमी ग्रेविडा। ये दोनों में ये डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्रैंड मल्टीपैराइटिस प्रोबेबली increase the risk of following complications, although finding are inconsistent across studies. Placental abnormalities such as placenta previa, abruption, placenta, postpartum hemorrhage, macrosomia, umbilical cord prolapse. तो ये कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं आपके किस कंडीशन को मतलब अगर कोई ग्रैंड मल्टीपैरा है तो अगर वुमेन्स है तो ये कंडीशन क्रिएट हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन बन सकता है, ठीक है। मल्टीपैरा अगर कोई वुमेन्स है तो ये चांसेस बन सकते हैं, प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी या प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस, या एब्रप्शियो प्लेसेंटा या पोस्टपार्टम हेमोरेज या मैक्रोसोमिया अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स होने के भी चांसेस बन सकते हैं। चलिए, व्हाट इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है, तो देखेंगे मोर देन वन फीटस सिमुलटेनियसली डेवलप इन द यूट्रस कॉल्ड मल्टीपल प्रेगनेंसी। जब मोर देन वन फीटस सिमुलटेनियसली डेवलप इन द यूट्रस में मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, कॉल्ड मल्टी टू फीटस, जब बेबी ट्विंस हो। मल्टीपल मतलब दो बेबी हो, फीटस सिमुलटेनियसली दो पार्ट में डिवाइड होकर टू फीटस जब लाइव क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, या तो फिर 3 फीटस या 4 फीटस, इतने फीटस या 5 या 6 अगर ऐसे फीटस अगर सर्वाइव करते हैं यूट्रस के अंदर, जिसमें से 3 फीटस ट्राइप्लेट बोलते हैं, 4 क्वाड्रेप्लेट्स, क्वाड्रूप्लेट्स, ध्यान रखिएगा, ट्विंस, ट्राइप्लेट्स, इनके नाम याद रखिएगा, क्वाड्रूप्लेट्स, ट्राइप्लेट्स, क्वाड्रूप्लेट्स, और 5 हो गया क्विंटूप्लेट्स और सेक्सटूप्लेट्स। तो क्विंटूप्लेट्स, क्वाड्रूप्लेट्स तो 4 हो गया आपका, क्विंटूप्लेट्स हो गया 5,
और सेक्सटुप्लेट्स हो गया आपका 6 और ट्राईप्लेट्स 3। तो चलिए टाइप ऑफ प्रेगनेंसी या ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में देखेंगे। बाई नोवुलर ट्विंस या यूनिओवुलर ट्विंस या बाई नोवुलर ट्विंस, इट इज अ कॉमन 2/3 एंड रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइज ऑफ 2 ओवम। इसमें क्या होता है 2/3 जो ट्विंस बेबीज तैयार होते हैं इसमें से 2 ओवम से मिलकर 2 बच्चे सर्वाइव करते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि सिंगल ओवम से 1/3 रिजल्ट फ्रॉम फर्टिलाइज ओवम होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर, जिसको हम यूनिवोलुलर ट्विंस बोलते हैं। मतलब एक ही ओवम से क्या होते हैं 2 फीटस बनते हैं और डिवाइड हो जाते हैं फर्टिलाइज ओवम, जो कि 2 ट्विंस बेबी बनते हैं उसमें। और बाई में क्या होता है 2 ओवम उस पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्विंस के लिए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सेम उनका फीचर्स होता है बच्चों का, तो वो होता है यूनिवोलर, और जिनका फीचर्स अलग अलग होता है वो होता है बाइनोवुलर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है। और मल्टीपल मतलब होता है जब ट्विंस बेबी या 2 से ज़्यादा बच्चे अगर होते हैं उसको मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ विल यू डायग्नोज केस ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। कैसे आप डायग्नोज करोगे ट्विंस प्रेगनेंसी को? तो सबसे पहले ऑन इंस्पेक्शन, सबसे पहले आपको इंस्पेक्ट करना है। देन द यूट्रस